कटिबंधु। एक क्या है, स्वर्ण काल इसका ही था और दिल्ली पर क्या किया था, आक्रमण किया था। ठीक है, एक हम इसकी कहानी पढ़ते हैं जिसमें ये उड़ीसा जाता है। कहाँ जाता है, और ओडिशा में से ये क्या लेकर आता है, हीरे। किसके लिए लाता है, राजमती के लिए। तो कौन से नाटक की बात है ये, कौन से नाटक के अनुसार, बीसल देव रासो में, हरिकेली नाटक में, बताओ बताओ। नहीं नहीं, बीसल देव रासो की कहानी है ये मेन। तो नाटक तो इसने हरिकेली में भी लिखा ना भाई, खुद लिखेगा तो उसका जिक्र तो करेगा। लेकिन यहाँ पर जो है मेन कौन सा है, बीसल देव रासो। और बीसल देव रासो जो है, इसमें बीसल देव और राजमती की जो कहानी है उसको क्या है, लिखा गया है। कौन से ग्रंथ में, बीसल देव रासो में। बाकी एक शहर है अपने यहाँ पर, बीसलपुर शहर। कौन सा शहर है, बीसलपुर। बताओ कहाँ है, टोंक में। और इस शहर में एक तालाब भी है, मतलब बड़ा सा डैम है, जो राजस्थान का सबसे जो है पेयजल व्यवस्था के लिए जाना जाता है। वो कौन सा डैम है, बीसलपुर डैम है, जो जयपुर, केकड़ी, सरवाड़, नसीराबाद ये आसपास के क्षेत्रों को पेयजल की सप्लाई करता है। कौन सा डैम होता है वो, बीसलपुर डैम होता है। ठीक है, बीसलपुर का बांध। इसके बाद में बात आती है कि पशुवध पर रोक लगाने वाला चौहान शासक, जिसने एकादशी के दिन क्या लगा दिया था, एकादशी के दिन पशुवध पर रोक लगा दिया था। और किसके कहने पर, तो धर्मघोष सूरी के कहने पर एकादशी के दिन इसने जो है पशुवध पर क्या लगा दिया था, रोक लगा दिया था। किसने, विग्रहराज चतुर्थ ने। एक सबसे शिक्षा का सुधार इसके द्वारा किया गया था और बच्चों को पढ़ने के लिए एक स्कूल खोला गया था। कहां पर, अजमेर में, जिसका नाम क्या था, संस्कृत पाठशाला। देखो नाम भी पाठशाला था, तो ये बच्चों के शिक्षा के प्रति भी जागरूक था विग्रहराज IV, और संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा भी दे रहा था। किंतु ये शिक्षा अच्छी नहीं लगी और कुतुबुद्दीन ऐबक जो व्यक्ति था उसने इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। सबसे पहले तो तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद में एक बना दिया मस्जिद, उसका नाम ढाई दिन का झोपड़ा। क्यों नाम ऐसा दिया गया, क्योंकि वहां पर ढाई दिन का उर्स लगता है, पीर पंजाब शाह का उर्स लगता है, इसलिए उनके उर्स के नाम पर इसका नाम रखा गया। हाँ, ढाई दिन का झोपड़ा जो है, एक रचना है ललित विग्रहराज, नाम सुना होगा आपने, ललित विग्रहराज किसने लिखी, बताओ तो देखिए। ललित विग्रहराज किसके द्वारा लिखी गई, सोमदेव के द्वारा। इस रचना में एक बसंत पाल की बेटी है देसल देवी, तो देसल देवी की प्रेम कहानी है इसमें। देसल देवी की प्रेम कहानी है ललित विग्रहराज में। जो बीसल देव जो विग्रहराज है, बीसल देव का प्यार हो रहा है देसल देवी से। अब की बार किससे हो रहा है, तो बीसल देव का देसल देवी से प्रेम कहानी कौन सी किताब में है, ललित विग्रहराज वाली किताब में। ठीक है, तो ये ललित विग्रहराज वाली किताब में जो ये देसल देवी है, कौन सी देवी है, तो ये इंद्रपुरी की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है, इंद्रपुरी की है। और बसंत पाल की ये पुत्री है, इंद्रपुरी के बसंत पाल की पुत्री देसल देवी की प्रेम कहानी कौन सी किताब में है, ललित विग्रहराज में, जो सोमदेव ने लिखा था, याद है ना। एक बीसल देव रासो जो सबसे पहले हमने पढ़ा, कौन सा, बीसल देव रासो, इसमें जो है खानदेश विजय का उल्लेख किया गया। खानदेश विजय का
उल्लेख किया गया। कौन सी में? बीसल देव रासो में कौन सी विजय का उल्लेख किया गया? खानदेश विजय का उल्लेख किया गया। और इसमें एक कहानी मिलती है, जाज देवी की कहानी। जाज देवी की कहानी, इसका मतलब बीसल देव का टाइम भले ही कम था, लेकिन था ये बहुत अलग तरह का, शक्तिशाली भी था और विस्तारवादी शासक भी था। कौन? विग्रहराज चतुर्थ। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय हम पढ़ रहे थे, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है इसको राय पिथौरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राय पिथौरा। चलो आप ये बताओ, पिथौरागढ़ का किला कहाँ है? पिथौरागढ़ नहीं, ये दिल्ली में है पिथौरागढ़ का किला। और राय पिथौरा किसको कहा जाता है? पृथ्वीराज थर्ड को कहा जाता है। तो यहाँ पर दिल्ली में ये किला है राय पिथौरा, ऐसे है। तो ये दिल्ली में, ये किसने बनाया था? पृथ्वीराज थर्ड ने बनाया था। तो बाकी अपन को सब याद ही है पृथ्वीराज थर्ड के बारे में, भाई इनका जन्म जो है वो अनिल पाटन में हुआ था। कहाँ हुआ था? अनिल पाटन। कहाँ पड़ता है? 1166 में। और 1177 में 11 वर्ष की उम्र में इनका राज्याभिषेक हो गया था। उसके बाद 1178 में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और सबसे पहले नागार्जुन जो है, उस नागार्जुन की चुनौती स्वीकार की और नागार्जुन को पराजित किया तथा इसकी हत्या कर दी। इसके बाद में नागार्जुन के बाद बंडानक जाति की, बंडानकों की चुनौती जो स्वीकार की, और लगभग 1178 से लेकर 1182 तक बंडानकों का लगभग इसने दमन कर दिया। बंडानक सतलज नदी के आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाली जाति थी। इसके बाद में दिग्विजय नीति का क्या किया? अनुसरण किया, और इस नीति के कारण काफी सारे इसके विरोधी भी बढ़ गए। इसके आसपास में रहने वाले लोग ही इसके विरोधी हो गए। अगर हम बात करें आसपास में कौन कौन थे, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में महोबा है। कौन सी जगह है? महोबा। और महोबा में शासक है परमार्दी देव। और परमार्दी देव क्या है? चंदेल है। इधर है कन्नौज, और कन्नौज में शासक है जयचंद्र। तो ये जयचंद्र है। इधर गुजरात है, और गुजरात में जो है भीम सेकंड। कौन शासक है? भीम सेकंड। प्रथम थोड़ी, कन्नौज यूपी में, इत्र के लिए फेमस है। तो यहाँ पर भीम सेकंड कौन शासक है? भीम सेकंड। तो ये इसके विरोधी होते जा रहे हैं। एक यहाँ पर नागौर भी विरोधी है। तो चारों तरफ विरोधी तत्व समाहित है, पर इनके साथ में एक दोस्त भी है जिसका नाम है पृथ्वी भट्ट, और पृथ्वी भट्ट का दूसरा नाम चंदर बरदाई। आपको याद ही है इसके सेनापति के नाम क्या थे? तो सेनापति के नाम एक तो वामन और एक स्कंद, ये भी थे। इसके अलावा और कौन थे? एक वो था गोविंद खांडेराव, एक था उदय खांडेराव, और कौन था? एक सेनापति और था जिसका नाम भी बताया था मैंने आपको। हाँ नहीं, वो मंत्री अलग है। मंत्री या पीएम तो इसके चंदर बरदाई है। चंदर बरदाई ये तो मंत्री या पीएम है। यहाँ पर वो जो सेनापति जो नाम आप बोल रहे हो, भुवनमल, एक नाम बताया था भुवनमल। क्या बताया था? भुवनमल। ये किसका था? कर्पूरी का था। कर्पूरी देवी। तो कर्पूरी देवी कौन थी?
पृथ्वीराज की माता। और ये भारत की प्रथम महिला ऐसा मानते शासिका, प्रथम महिला सुल्तान है वो। तो देखो ऐसा है, नई सर का सवाल नहीं उठ रहा है। भारत की प्रथम महिला सुल्तान रजिया सुल्तान, और भारत की प्रथम महिला जो शासिका है प्रशासिका, वो प्रशासिका कौन है? कर्पूरी देवी। प्रशासिका भारत की प्रथम महिला प्रशासिका। देखो मिडिल टाइम की बात कर रहे हैं हम, एंसेंट की बात नहीं है, मिडिल टाइम पे है ना, मध्यकाल में। देखिए इसके बाद बात करते हैं, चारों तरफ से मामला खतरनाक था। तो 1100 तुमुल का युद्ध के सन क्या था? तुमुल युद्ध पढ़ा था अपन ने, तुमुल या महोबा, तुमुल या पढ़ा था अपन ने महोबा। तुमुल या महोबा का युद्ध 1182 में लड़ा गया। इस युद्ध में आला और उदल नाम के परमार्थी देव के 2 सेनापति वीर गति को प्राप्त हुए, और इनकी वीरता से पृथ्वीराज बड़ा ही खुश हुआ। याद है ना आपको? तो आला उदल जो है वीरता के लिए जाने जाते हैं, और इनके ऊपर एक जगनिक नाम के कवि ने, कौन से कवि हैं, क्या रचना लिखी है? आला खंड, ये रचना लिखी है। और एक और रचना लिखी है जिसका नाम है परमाल रासो। परमाल रासो, तो परमाल रासो और आला खंड जो है, ये रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई है? तो कौन से कवि हो? जगनिक नाम के कवि हैं। देखो आपको यहाँ पर मैं एक और बात बताना भूल गया कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये तोड़ता था और फिर कुछ नया बनाता था। पहले तोड़ते थे। तो ये जो राय पिथौरा जिसे पृथ्वीराज तृतीय है, इन्होंने किला बनवाया पिथौरागढ़। इस किले को तोड़ दिया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और यहाँ पर कुव्वत मस्जिद बनवाई थी। कौन सी? कुव्वत मस्जिद, यानी कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी। तो ये कुव्वत मस्जिद जो है ये किला तोड़कर बनवाई गई थी। और वो किला कौन सा था? पिथौरागढ़ का किला। और वो कहां पर स्थित है? दिल्ली में। ठीक है, तो उसे तोड़कर बनवाया गया था। तो ये तो भारत की पहली मस्जिद हो जाएगी। और राजस्थान में 2.5 दिन का झोंपड़ा राजस्थान की पहली मस्जिद हो जाएगी। ठीक है, एक जो अपन ने पृथ्वीराज रासो किताब का नाम भी लिया था बीच में। तो पृथ्वीराज रासो जो है वो हिंदी का प्रथम क्या है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो का जो नाम लिया था अपन ने, वो हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य माना जाता है। कौन सा? पृथ्वीराज रासो। तो यहाँ पर जो पृथ्वीराज है इसके बारे में लिखा गया पृथ्वीराज विजयम ग्रंथ में भी इसकी जानकारी मिलती है। जयानक भट्ट के द्वारा काफी जानकारी इसके ऊपर लिखी गई है ना। तो आप समझ सकते हो कि पृथ्वीराज चौहान के प्रारंभिक समय में बहुत सारे विरोधी थे, ये बात क्लियर होती है ना। अब इसके विरोध के अलग अलग लोगों के अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे महोबा का कारण हो सकता है सीमाओं के पास लगना, इसका भी कारण सीमाओं के पास लगना। लेकिन कन्नौज के जयचंद्र का कारण ऐसा नहीं था, इसका कारण था संयोगिता। तो ठीक है, पद्मावत ग्रंथ की बात कर लेते हैं। पद्मावत ग्रंथ, वो तो पद्मावत तो पद्मिनी का है ना। हाँ, पृथ्वीराज रासो, तो पृथ्वीराज रासो की बात कर लेते हैं। पृथ्वीराज रासो जो है उसके अनुसार तो संयोगिता है। ठीक है, संयोगिता। लेकिन मेन बात है दिल्ली की गद्दी। दिल्ली की गद्दी, यानी कि दिल्ली की गद्दी प्राप्त करने वाले व्यक्ति 2 हो रहे हैं। एक जयचंद्र हो रहा है और एक कौन हो रहा है? पृथ्वीराज हो रहा है। लेकिन जयचंद्र चालाकी से हड़पना चाहता है और वो इसी कारण से गौरी को बुलाने का
कार्य करता है, इसलिए इसको राष्ट्र विरोधी के रूप में भी जानते हैं। किसको? ये जयचंद्र जो है एक गद्दार वाली उपाधि बन गई वर्तमान दौर में। कौन सी उपाधि है? क्योंकि ये विरोधी व्यक्ति होते हैं ना, उनका नाम भले ही जयचंद्र है, नाम क्या है, लेकिन फिर भी इसके भावनाएं जो है गलत हैं। और इसकी वजह से भारत पर आक्रमण करने के लिए गजनी से एक शासक आता है, और वो जो गजनी से एक शासक आता है उसका नाम क्या है? गौर प्रदेश से। तो गौर प्रदेश से कौन आता है? गोरी। कौन आया था? गोरी। और ये यहाँ पर 1178 में एक युद्ध लड़ता है। बताओ कौन सा युद्ध लड़ता है? 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया था और आबू का युद्ध लड़ता है। कौन सा युद्ध? आबू का युद्ध लड़ता है। उस आबू के युद्ध में ये आंशिक रूप से जीत तो जाता है, पर नयिका देवी नाम की एक महिला आती है, नयिका देवी ने इसकी किसी फौज को हरा भी दिया था। तो इसको टक्कर का पता लग जाता है कि इंडिया में टक्कर कड़ी है, क्योंकि यहाँ की महिलाएं भी बहुत तगड़ा युद्ध लड़ने में प्रवीण है। ठीक है, तो ये वापस चला जाता है, लेकिन इसके पास वापस इस बात से एक विचार आता है कि क्यों ना हम इंडिया को अच्छी तरह से जीते, और प्रयास करके तो ये फिर इंडिया पे एक व्यापक अभियान छेड़ता है। और यहाँ पर रेगुलर फिर ये पता लगा ही लेता है कि भाई इंडिया में टॉप लेवल का शासक कौन है। तो भाई टॉप लेवल का शासक पृथ्वीराज थर्ड है, तो अब इसे ही परेशान किया जाए। तो फिर पृथ्वीराज थर्ड का एक किला आता है, बठिंडा किला। कौन सा किला? इस बठिंडा को तबर हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम से तबर हिंद। तो ये जो तबर हिंद का किला आता है, बठिंडा का किला आता है, यहाँ पर ये आक्रमण करते हैं, और यहाँ पर आक्रमण करते हैं, और इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप विवाद होते हैं, और उन विवादों में जो है तराइन के युद्ध निकल के आते हैं। तो फिर एक तराइन का पहला युद्ध होता है। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 में। इस युद्ध में गोरी और पृथ्वीराज में लड़ाई होती है, और इसमें जो है गोरी को गोविंदराज जो है खांडेराव घायल कर देते हैं। किसको? गोरी को। लेकिन गोरी बच जाता है, तो उसके बाद में गोरी जो है वापस जाता है, और इधर हमारी सेनाएं भोग विलास में लग जाती है। पीछे से वार हम करते नहीं है, हम सिद्धांतवादी आदमी है। इन कारणों से पृथ्वीराज थोड़ा सा डाउन पड़ गया, और अगली बार गोरी और ताकत के साथ आता है, और तराइन का कौन सा युद्ध लड़ता है? दूसरा युद्ध लड़ता है 1192 में। और इस तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को क्या कर दिया जाता है? पराजित कर दिया जाता है। हालांकि इस युद्ध में पृथ्वीराज से चालाकी का सहारा लिया जाता है, क्योंकि पृथ्वीराज के कुछ सेनापतियों को अपनी तरफ मिला लिया जाता है। दूसरी बात, पृथ्वीराज के घोड़े को भी बदला दिया जाता है। जो पृथ्वीराज का घोड़ा था नाट्यरंबा, क्या नाम था? ये नाट्यरंबा घोड़ा था। इस नाट्यरंबा घोड़े को भी एक्सचेंज कर दिया जाता है, बदला दिया जाता है। इस प्रकार से धोखाधड़ी के माध्यम से ये युद्ध जीत लेते हैं। किसके माध्यम से? हाँ, विद्यापति नाट्यरंबा। हाँ, अब सुनो, तो इधर सुनो, दो क्वेश्चन निकल के आए। तो जब बठिंडा पर आक्रमण किया था गोरी की सेना ने, तो उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया था? तबर हिंद था। वहां का जो है वो बनाया था किलेदार। वो किसको बनाया था? बठिंडा का किलेदार किसको बनाया गया था? जियाउद्दीन खान को। तो ये जियाउद्दीन खान या फिर जियाउद्दीन को बठिंडा का क्या बनाया गया था? किलेदार बनाया गया था। तो ये किलेदार कौन हो जाएगा? जियाउद्दीन हो जाएगा। यहां से दूसरा क्वेश्चन ये निकल के आता है कि तराइन का जो सेकंड युद्ध हुआ था, इसमें पृथ्वीराज के साथ जो जो धोखाधड़ी की गई थी, उस धोखाधड़ी में कौन सी शामिल थी? एक तो अपने सेनापति उधर मिला लेना, दूसरा जो है नाट्यरंबा घोड़े वगैरह, है ना। तो यानी कि सेना में आंशिक रूप से फूट डाली गई थी, ऐसी धोखाधड़ी भी यहाँ पर की गई थी। एक बात और याद रखना कि जब महोबा पर, कहां पर? महोबा का युद्ध हुआ या फिर तुमुल का युद्ध हुआ, कौन सा? इस युद्ध में जीतने के बाद पृथ्वीराज ने अपना कौन सा व्यक्ति था जो महोबा पे बैठाया था? वो पंजू राय। कौन था? पंजू राय। देखिए, तराइन के युद्धों में मेवाड़ की सेना ने भी भाग लिया।
मेवाड़ की तरफ से तराइन के युद्ध में भाग लेने के लिए सामंत सिंह गए। कौन गए थे? सामंत सिंह। सामंत सिंह ने मेवाड़ की तरफ से जो है पृथ्वीराज की ओर से युद्ध लड़ा था। ऐसा माना जाता है कि जो दूसरा युद्ध था तराइन का, इसमें युद्ध करते समय पृथ्वीराज की पत्नी इच्छिनी, क्या नाम है? हाँ, पृथ्वीराज की पत्नी इच्छिनी सेना जो तुर्क सेना थी उससे लड़ी थी और वीर गति को प्राप्त हुई थी। तो इसमें एक लाइन मेंशन भी कर लेना, इच्छिनी भी काय से लड़ी थी? हाँ, सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। कौन? इच्छिनी। जय सिंह की पुत्री थी इच्छिनी। अलग अलग ग्रंथों में हमने देखा कि पृथ्वीराज जो है अलग अलग युद्धों के बताए गए, आक्रमण के अलग अलग बताए गए। तो गौरी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, इसमें से हमें जानकारी स्पष्ट नहीं है। कोई कहता है कि 7 बार किया, कोई कहता 8 किया, कोई कहता 21 बार किया। तो आप बताओ 7 बार किसने बताया था? हम्मीर महाकाव्य में, क्योंकि उसमें 7 अक्षर होते हैं मोटा मोटा। तो हम्मीर महाकाव्य में कितनी बार? हम्मीर महाकाव्य के अनुसार 7 बार जो है आक्रमण हुआ। 8 बार किसने बताया था? पृथ्वीराज प्रबंध, है ना? पृथ्वीराज प्रबंध। देखो दोनों में यहाँ पर P और P आ रहा है, आगे भी P और पीछे भी P, कॉमन ले लेते हैं P तो 16 और 2 का भाग दे देते हैं तो 8। तो ये कितनी बार हो गया? 8 बार। 8 बार किसने? और 21 बार वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 21 बार नहीं 21 बार एक तो सुरजन चरित्र। कौन सा? सुरजन चरित्र। पृथ्वीराज रासो भी लिखा था क्या? पक्का? ठीक है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो और सुरजन चरित्र में कितनी बार लिखाया था? 21 बार। लेकिन भाई एक डाटा हमें 24 बार भी मिला है, तो थोड़ा सा कोष्टक में आप पृथ्वीराज रासो में 24 बार भी लिख लेना, क्योंकि पेपर का कोई भरोसा नहीं है। वहां ऑप्शन में नहीं दिखे 21 तो फिर 24 देख लेना। तो 24 आवर ऑनलाइन पृथ्वीराज रासो, है ना? तो यहाँ पर पृथ्वीराज रासो जो है 24 घंटे ऑनलाइन पढ़ते रहा करो। तो इस तरह से ये आया था। इसके बाद में बात आती है कि पृथ्वीराज की मृत्यु के स्थान के बारे में भी फिक्स नहीं है ना? गौरी के जिस प्रकार आक्रमण के बारे में फिक्स नहीं है, उसी प्रकार पृथ्वीराज की मृत्यु के स्थान के बारे में भी, पृथ्वीराज की मृत्यु अब ये भी फिक्स नहीं है कि कहाँ हुई है। कुछ विद्वान कहते हैं अजमेर में हुई है, कुछ विद्वान कहते हैं सिरसा में हुई है, कुछ विद्वान कहते हैं काबुल में हुई है, तराइन में हुई है, और कुछ के अनुसार जो है आत्महत्या भी की गई है। तो ये बताइए सिरसा में बताने वाले व्यक्ति कौन थे? फरिश्ता। देखो इसमें स शब्द आ रहा है फरिश्ता और यहाँ पर आ रहा है सिरसा। तो सिरसा में किसने बताया? फरिश्ता। तराइन में किसने बताया? जय सिंह सूरी। जय सिंह सूरी के ग्रंथ का नाम क्या है? जय सिंह सूरी के ग्रंथ का हमीर मद मर्दन। तो जय सिंह सूरी जो है इसका एक और ग्रंथ है जिसका नाम है विरुद्ध विधि विध्वंस। विरुद्ध विधि विध्वंस। विरुद्ध विधि विध्वंस जो है इस ग्रंथ के अनुसार स्थान बताया गया तराइन। क्या बताया गया? तराइन। तथा कुछ विद्वान है जैसे हसन निजामी, हसन निजामी, इनके अनुसार इनका स्थान क्या बताया गया? अजमेर बताया गया। किसके अनुसार? हसन निजामी के अनुसार कौन सा स्थान बताया गया? अजमेर बताया गया। बात यहीं तक नहीं रुकती है, बात आगे बढ़ती है और
कुछ ग्रंथ और भी है, जैसे तबकात नासिरी मिनाजुल सिराज की किताब है ये, तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी मिनहाज सिराज, इसकी किताब है मिनहाज सिराज। और इससे तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि नासिरी सिराज सी आ रहा है ना, तो क्या उत्तर लगा दो, इसमें उत्तर लगा दो आप शीर्षा। तो अलग यहाँ बात नहीं रुकी, पृथ्वीराज रासो की बात पे चलते हैं। पृथ्वीराज रासो के अनुसार, किसके अनुसार? पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज को बंदी बना लिया जाता है और कहाँ ले जाया जाता है? गजनी ले जाया जाता है, जहां पर पृथ्वीराज शब्दवेदी बाण की एक रूपरेखा तैयार करता है और वो करता है चंद्रप्रदाय, और पृथ्वीराज को उसके अनुसार गाइड करता है। फिर वो दोहा बोलता है 4-5-24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ते ऊपर सुल्तान मच्चू के चौहान। उस दोहे को सुन करके और जो है पृथ्वीराज एक शब्दवेदी जो बाण है, शब्दवेदी बाण, ऐसा बाण छोड़ देता है। ऐसा माना जाता है कि गौरी के बाण लग जाता है और गौरी किले से गिर जाता है और मर जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसी बात जो है प्रूव नहीं की गई है कि वास्तव में ऐसा हुआ था, लेकिन किताब के अनुसार तो ये बात है। अगर ऐसा हो जाता तो फिर पृथ्वीराज को वहां से मरने, आत्महत्या करने की बात ही कहाँ आती। अगर ऐसा हो जाता तो राजा बन चुका था। जब एक राजा मर जाता है तो राजतंत्र में दूसरा राजा बन जाता है, उस एरिया का कब्जा हो जाता है उस एरिया पे, है ना। जैसे अभी लोकतंत्र है, अभी राजा मरो रानी मरो कोई दिक्कत नहीं है, नया वो उत्पन्न होगा। पहले राजा का बेटा राजा, प्रजा है ना, प्रजा में से थोड़ी राजा बनते थे। तो सीधे से फॉर्मूला था कि राजा मर गया, अगर कोटा का राजा मर गया और बूंदी के राजा ने युद्ध जीत लिया तो कोटा का क्षेत्र किसका हो गया? बूंदी वाले का हो गया। यही तो राजतंत्र था। अलाउद्दीन खिलजी जहां जाएगा वहां के राजा को पीट पाट करके उसका एरिया छुड़ा लेगा, वो क्षेत्र सब किसका हो जाएगा? राजा का हो जाएगा। तो ऐसे ही तो था। तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर उसकी मृत्यु हो जाती तो ये तो राजा बन जाते वहां के, पर ये राजा तो बने ही नहीं, है ना। तो कहीं ना कहीं अलग अलग विद्वान अपने अपने मत में जाते, अपन के सामने ये डाटा है। अब देखो पृथ्वीराज की मृत्यु के स्थान इतने हो गए, लेकिन हम मोटे तौर पे बात करें तो इनकी जो छतरी है वो कहां पर बनाई गई है? काबुल में बनाई गई है। छतरी कहां बनाई गई है? काबुल में बनाई गई है। और एक इनका स्मारक जो है वो कहां पर बनाया गया है? स्मारक कहां पर? तारागढ़ में। यानी कि अगर आप लोगों को इनके बारे में कुछ जानकारियां देखना है, पढ़ना है, तो आप लोग इनके स्मारक के पे जाकर देख सकते हो। कौन सी जगह पर? तारागढ़ में। तो ये बात है पृथ्वीराज के बारे में। अब देखो पृथ्वीराज के बाद में क्या होता है कि पृथ्वीराज के बाद में पृथ्वीराज के बाद में, किसके बाद में? पृथ्वीराज के बाद मामला फंस जाता है। और मामला इस तरह से फंसता है कि एक तो इसके भाई का नाम क्या आता है? हरिराज। अंतिम शासक कौन है भैया? अंतिम शासक कौन है? यहाँ गलती नहीं करना, अंतिम शासक हरिराज है। एक नाम आता है गोविंदराज, गोविंद तृतीय फोर, गोविंदराज 4। तो यहाँ पर गोविंदराज 4 को कुतुबुद्दीन ऐबक, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक सहायता दे देता है और अजमेर का क्या बना देता है? शासक बना देता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक सहायता दे देता है और अजमेर का क्या बना देता है? शासक बना देता है। किंतु यहाँ पर हरिराज अपने प्रभाव के कारण, यानी कि अपने सेनापतियों को इकट्ठा करता है और गोविंदराज को यहाँ से भगा देता है, और गोविंदराज को भगा देता है। लेकिन बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के जो जानकारी के अनुसार वापस सेनाएं आती है और हरिराज इस सेनाओं के दबाव को झेल नहीं पाता है, अजमेर के दबाव को नहीं झेल पाता है, और ये उसके बाद में आत्महत्या कर लेता है। कौन? हरिराज। तो ये यहाँ से और इधर से ये जो गोविंदराज है, ये गोविंदराज यहाँ से भग जाता है और ये रणथंभौर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? और ये रणथंभौर में अपना एक नया ही साम्राज्य स्थापित करता है।
जिसकी स्थापना 1194 में होती है। तो ये जो रणथंभौर क्षेत्र है ये भी गोविंद राज को कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ कुल मिलाकर के कुतुबुद्दीन ऐबक के सपोर्ट में काम चल रहा है पूरा का पूरा। तो ये रणथंभौर जो है यहाँ पर शासन शुरू होता है और फिर इन्हें हम रणथंभौर के चौहान के नाम से जानते हैं। तो इसमें से भी एनसीईआरटी से काफी बार प्रश्न राजाओं के नाम के क्रम जमाने के पूछे गए हैं रणथंभौर वाले में से। इसको याद है इसे तुम्हें, अब डाल लो आप रणथंभौर के चौहान। हाँ पुत्र थे ना, पुत्र थे, फिर भी मामला गड़बड़ हो गया। हाँ